गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दिलीप खंडेलवाल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपन बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट में मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशन में यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी कर रहे थे, जिसमें अपन ने एल फ्रेम देख लिया था। निर्देश तंत्र क्या होता है, निर्देश तंत्र के टाइप्स क्या होते हैं, एल निर्देश तंत्र क्या होता है, सी निर्देश तंत्र क्या होता है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र क्या होता है। उसके बाद अपन ने देखा था कि दो कणों की टक्कर करवाई थी, जिसमें अपन ने डिफाइन किया था कि टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है, अप्रत्यास्थ टक्कर क्या होती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि सी निर्देश तंत्र में यदि मैं टक्कर करवाता हूँ तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो कल अपन ने इससे जो पहले वाली क्लास है उसमें रिजल्ट निकाला था कि यदि मैं सी फ्रेम में यदि कोई दो पार्टिकल की सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है तो उसका रिजल्ट आता है u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, u2 डैश इज इक्वल टू v1 डैश। यानी मैं लिख सकता हूँ कि टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग टक्कर के बाद प्रथम कण के वेग के इक्वल हो गया था, और टक्कर के बाद का प्रथम कण का वेग टक्कर के पहले प्रथम कण के वेग के इक्वल हो गया था। ऐसे ही अपने पास द्वितीय कण का टक्कर से पहले का वेग u2 डैश और टक्कर के बाद का v2 डैश है वो इक्वल हो गया था। तो आज अपन को जो बात करनी है, तो आज अपना जो टॉपिक है वो रहेगा अपने पास क्या, सी निर्देश तंत्र की अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपना रहेगा एल निर्देश तंत्र में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एल निर्देश तंत्र में एल निर्देश तंत्र में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर। यानी मैं लिख सकता हूँ इलास्टिक कॉलिजन इन एल फ्रेम, इलास्टिक कॉलिजन इन एल फ्रेम। तो यहाँ पे अपने पास एल निर्देश तंत्र में सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर की बात करनी है। तो एल निर्देश तंत्र में जो सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर होती है वो कैसे होती है, तो एज इट इज अपन ने जैसे सी निर्देश तंत्र में जब दो पार्टिकल की बात की थी उसकी वेलोसिटी मानी थी, एज इट इज अपन को कैसे माननी है, एल निर्देश तंत्र में माननी है। तो यहाँ पे अपन को फर्स्ट मानना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल होता है वो मैंने ले लिया क्या, ए पार्टिकल। ऐसे ही अपन ने जो सेकेंड ले लिया वो ले लिया अपन ने बी पार्टिकल। ये टक्कर से पहले थे, टक्कर के बाद होता है तो इसमें भी पार्टिकल क्या रहता है अपने पास, ए ही रहता है, और साथ में क्या रहता है, पार्टिकल बी रहता है। यानी एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। इनके जो मास है तो वो इसका मास क्या हो जाएगा अपने पास m1, इसका मास क्या हो जाएगा m2, इसका मास हो जाएगा m1 और इसका मास भी क्या हो जाएगा m2। तो ये हो जाएगा कि टक्कर से माना कि अपने पास ए और बी दो पार्टिकल है जिनकी सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर एल निर्देश तंत्र में की जा रही है, और इसका जो मास है वो क्या है, m1 और m2 है। तो टक्कर के बाद कभी भी मास चेंजिंग नहीं होता, मास एज इट इज रहता है। तो यहाँ पे अपन ने कर दिया कि इसका मास m1 m2 था, तो यहाँ पर भी मैंने मास क्या ले लिया, m1 m2 ले लिया। अब यदि मैं इसकी बात करता हूँ इसकी वेलोसिटी की, तो एल निर्देश तंत्र में जो इसकी वेलोसिटी है वो है u1, यहाँ पे है u2, यहाँ पे है अपने पास v1 और यहाँ पे है v2। यदि मैं एल निर्देश तंत्र में कल भी अपन ने एज्यूम किया था कि वेलोसिटी ये होती है, और सी निर्देश तंत्र में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, u1 डैश, v1 डैश और v2 डैश होती है। तो वो सी निर्देश तंत्र में होती है, और ये वेलोसिटी कौन सी है अपने पास, एल फ्रेम की है। ये वेलोसिटी कौन सी है, एल फ्रेम की। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि जो ये प्रोसेस किया है इसमें अपन ने क्या क्या मान रखा है, तो माना कि दो कण जिनके द्रव्यमान, दो कण जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है, टक्कर से पूर्व इनका वेग क्रमशः, टक्कर से पूर्व इनका वेग एल निर्देश तंत्र में
क्रमशः U1 व U2 है, क्रमशः U1 व U2 है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने माना है कि इसके टक्कर के बाद क्या होगा, टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो जाता है अपने पास, V1 डैश व सॉरी डैश नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ओनली V1 व V2 हो जाता है, V1 व V2 हो जाता है। तो मुझे पता है कि जब भी दो पार्टिकल की टक्कर होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वेलोसिटी U1 U2 था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, V1 V2 में। तो अपने पास हो जाएगा कि जब भी दो पार्टिकल की टक्कर करवाई तो दो पार्टिकल की टक्कर कौन से निर्देश तंत्र में करवानी है, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में। तो यहाँ पर अपन ने देख लिया कि मास m1 m2 था, टक्कर के बाद भी मास क्या रहेगा, m1 m2 रहेगा। वेलोसिटी क्या थी अपने पास, U1 U2 थी, तो इसके टक्कर के बाद भी वेलोसिटी क्या रहेगी, V1 और V2। यानी अपने पास ये U1 U2 था, वो टक्कर के बाद चेंज होकर क्या हो जाता है, V1 और V2 हो जाता है। तो ये तो मैंने लिख दिया कि इसमें क्या हो गया, जो अपन ने एज्यूम कर रखा है वो सारी चीज़ें लिख दी। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि लेट द कंसीडर ऑफ टू मास सेज ऑफ m1 एंड m2 एंड बिफोर द collision in L frame of reference in velocity respectively velocity U1 and U2 and after the collision in L frame velocity respect to V1 and V2। तो अपन ये सारी चीज़ें लिखने के बाद अब इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन पे आते हैं। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या कहता है, उसका बेस की बात करते हैं। तो देखो मेरे पास यहाँ पे यदि मैं इसका कंजर्वेशन लगाता हूँ, कौन सा कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम। तो मुझे पता है कि यदि मैं संवेग संरक्षण का नियम लगाता हूँ तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो वो हो जाएगा अपने पास क्या, संवेग संरक्षण नियम से क्या हो जाएगा अपने पास, संवेग संरक्षण नियम से या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और जब भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं तो मुझे पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है, टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद का वेग होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टक्कर से पूर्व या प्रारंभिक संवेग, क्या लिख सकता हूँ, प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंतिम संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंतिम संवेग। तो प्रारंभिक संवेग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंतिम संवेग। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कि प्रारंभिक संवेग कितना, तो ये हो जाएगा अपने पास m1 u1 प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m1 v1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 और v2। ये क्या हो जाएगी अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पे इक्वेशन आ जाएगी। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कि टक्कर का पहले का मोमेंटम m1 u1 है और टक्कर के बाद का मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 है और दोनों क्या रहते हैं, कंजर रहते हैं। कंजर रहने का मतलब है प्रत्यास्थ टक्कर है। तो मुझे पता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी और संवेग संरक्षण दोनों ही कंजर रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इसका मोमेंटम कंजर करा लिया। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ कि यहाँ पे m1 u1 है, m1 वाली टर्म को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास m2 v2 और माइनस का हो जाएगा अपने पास m2 और u2 हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे m1 कॉमन लेता हूँ तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी अपने पास u1 माइनस का क्या हो जाएगा v1 इज इक्वल टू ये वाली टर्म हो जाएगी अपने पास m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 माइनस का क्या हो जाएगा u2। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर दे दिया क्या, फर्स्ट। एक तो ये वाली टर्म आ गई। अब यदि मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन कराता हूँ तो ये तो मैंने क्या करवाया, मोमेंटम का कंजर्वेशन कराया। ऐसे यदि मैं काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कराता हूँ तो क्या होगा, तो देखो यदि काइनेटिक एनर्जी का अपन कंजर्वेशन कराते हैं, क्या करवाते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन कराते हैं, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षण से क्या हो जाएगा अपने पास, गतिज ऊर्जा संरक्षण से तो ये हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी में क्या हो जाएगा, यदि मैं कहता हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि क्या प्रारंभिक गतिज ऊर्जा
यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंतिम गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, अंतिम गतिज ऊर्जा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इनिशियल प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा मुझे पता है कितनी होती है और अंतिम गतिज ऊर्जा कितनी होती है। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 1/2 m1 और काइनेटिक एनर्जी के बेस पे क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 और साथ में क्या हो जाएगा u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 1/2 m1 और साथ में हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास 1/2 m2 और साथ में क्या हो जाएगा v2 स्क्वायर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी की ये वाली टर्म आएगी। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी की जो टर्म है इसको मैं थोड़ा जैसे अपन ने सॉल्व किया तो देखो यहाँ पे 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या रह जाएगी m1 u1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास m1 v1 स्क्वायर प्लस का हो जाएगा अपने पास m2 और v2 स्क्वायर। 1/2 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म आ रही है, तो इस टर्म में मैं क्या करूँगा, इसको भी थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। m1 u1 स्क्वायर, इस टर्म को यदि मैं इधर लाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा m1 v1 स्क्वायर। क्लियर। ऐसे अपने पास ये वाली टर्म बनेगी तो वो क्या बनेगी अपने पास m2 v2 स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास m2 u2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ से m1 कॉमन आ रहा है तो अपने पास ये वाली टर्म कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगी u1 स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे m2 कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हो जाएगी v2 स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास u2 स्क्वायर। यदि इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे पता है कि एक टर्म तो मेरे पास क्या आ गई, ये आ गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 2। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म आई है जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, तो वहाँ पे आया m1 u1 माइनस v1 और यहाँ पे आया अपने पास m2 स्क्वायर की टर्म में आया है। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में एक का डिवाइड कर लेता हूँ, यानी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 2 में एक का डिवाइड करने पर या भाग लगाने पर तो यहाँ से क्या निकलेगा, तो यहाँ से कुछ वैल्यू निकलेगी v1 और v2 की। कैसे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इसमें डिवाइड करता हूँ तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन क्या है अपने पास m1, ये हो जाएगा अपने पास u1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास m2, यहाँ पे हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास u2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एक ये वाली टर्म थी, अब इसमें मैं यदि डिवाइड लगाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा m1, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस का v1 और यहाँ पे यदि मैं डिवाइड लगाऊंगा तो ये हो जाएगा m2 और साथ में क्या हो जाएगा v2 माइनस का u2 हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब मुझे पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये वाली ऊपर वाली जो है वो एज इट इज इक्वेशन नंबर 2 है, तो LHS में समीकरण 1 का LHS का डिवाइड जाएगा और RHS में RHS का डिवाइड जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास m1 u1, ऐसे क्या हो जाएगा v2 माइनस का u2 हो जाएगा। अब यदि मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ तो m1 यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी u1 प्लस का v1 और साथ में हो जाएगा u1 माइनस का v1, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो यहाँ से हो जाएगा m1 और यहाँ पे हो जाएगा u1 माइनस का v1, ये हो जाएगा इक्वल टू ये वाली टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास m2, तो v2 माइनस का क्या हो जाएगा u2 और यहाँ पे हो जाएगा v2 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास u2 और पॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m2 और यहाँ पे हो जाएगा v2 माइनस का क्या हो जाएगा u2। अब देखो कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, m2 से m2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या रहेगा u1 माइनस का v1, ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट और ये पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल आउट। तो अपने पास क्या बचा, तो अपने पास जो टर्म बची वो बची टर्म कौन कौन सी, तो वह टर्म हो जाएगी अपने पास u1 प्लस का v1 इज इक्वल टू क्या है अपने पास v2 प्लस का क्या हो जाएगा u2, ये वाली टर्म क्या बची v2 प्लस का क्या हो जाएगा u2। अब यदि मुझे यहाँ से v1 की वैल्यू निकालनी है तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 प्लस का हो जाएगा u2 माइनस का u1। क्लियर। तो एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक इक्वेशन तो मेरे पास क्या हो गई, ये वाली हो गई, क्या हो गई मेरे पास, ये वाली हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ कि एक इक्वेशन तो क्या हो गई मेरे पास, ये वाली हो गई, यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हो जाएगी v1 की वैल्यू बताएगा, क्या बताएगा यहाँ पे
V1 की वैल्यू बताएगा। एज इट इज यदि मैं इस इक्वेशन से V2 की वैल्यू निकालूँ तो V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू देखो यहाँ से हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर भेज दो तो V1 तो ऐसे का ऐसे, V2 रखना है तो U2 इधर आ जाएगा, तो V1 तो एज इट इज हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का U1 माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास U2 हो जाएगा। यानी एक इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी, तो एक तो मेरे पास हो जाएगी V1 की वैल्यू और एक मेरे पास हो जाएगी V2 की वैल्यू, और इन दोनों इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। क्या नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने ये दोनों वैल्यू निकाल दी, क्या निकाल दी मैंने, दोनों वैल्यू निकाल दी, तो अपने पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, क्या था अपने पास, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था, तो वहाँ पे मैं V2 की वैल्यू या V1 की वैल्यू यूज कर सकता हूँ। तो वहाँ पे वो टर्म क्या आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि V2 का मान, क्या लिखूँगा यहाँ पे, V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा अपने पास, देखो इक्वेशन क्या थी, M1, यहाँ पे था अपने पास क्या U1 माइनस का V1 था, इज इक्वल टू क्या था अपने पास M2, और यहाँ पे जो टर्म थी वो क्या थी अपने पास, ये था अपने पास V2 माइनस का क्या था U2 था, ये वाली टर्म थी। अब मैं यदि V2 की वैल्यू कहाँ रखता हूँ, इस ये वाली अपने पास जो टर्म थी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि M1 U1 माइनस V1 था और V2 माइनस का क्या था U2 था। यदि इस इक्वेशन में, यानी ये अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसमें यदि मैं V2 की वैल्यू रखता हूँ तो M1 तो एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा अपने पास U1 माइनस का V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास M2। यहाँ पे V2 की वैल्यू रखता हूँ तो देखो V2 की वैल्यू क्या है अपने पास, V1 है, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास U1 माइनस का क्या हो जाएगा U2, और माइनस का क्या हो जाएगा अपने पास U2, यानी ये वाली टर्म हो जाएगी। अब इस टर्म को यदि मैं सॉल्व करता हूँ, इस टर्म को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, तो देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा M1 U1 माइनस का हो जाएगा अपने पास M1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास M2 V1 प्लस का हो जाएगा अपने पास M2 U1 माइनस का हो जाएगा अपने पास M2 U2, और यहाँ पे क्या हो जाएगी माइनस का MU2, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का M2 और U2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ से कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है क्या, तो यहाँ पे देखो M1 U1 वाली कहीं भी टर्म नहीं है, M1 V1 वाली भी कहीं भी टर्म नहीं है, M2 V1 कहीं भी टर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी टर्म कैंसिल आउट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, कैंसिल आउट नहीं होगी। अब यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, इस V1 की वैल्यू निकालनी है। तो देखो V1 इसमें है और V1 इसमें, क्या मैं V1 को एक साइड कर लूँ, तो V1 को यदि मैं एक साइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास M1 U1 हो जाएगा, बाकी सारी टर्म को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास माइनस का M2 U1 हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आएगी तो M2 U2 हो जाएगा, ये वाली टर्म इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा M2 U2 हो जाएगा, और ये वाली टर्म जो है वो क्या है अपने पास M2 V1 है, और ये वाली टर्म यदि इधर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास प्लस का M1 और V1 हो जाएगा। ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगी अपने पास M1 U1 माइनस का हो जाएगा अपने पास M2 U1 प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2M2 और साथ में क्या हो जाएगा U2 इज इक्वल टू ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, यदि मैं V1 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा M1 प्लस का M2 और साथ में क्या हो जाएगा V1, साथ में क्या हो जाएगा V1, तो ये वाली टर्म रहेगी। अब इस टर्म में अपन को क्या करना है, तो देखो यहाँ से और क्या सॉल्व आउट कर सकते हैं, मुझे V1 की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से U1 कॉमन आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से यदि मैं U1 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा M1 माइनस का M2 और साथ में क्या हो जाएगा U1 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास 2M2 U2 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा M1 प्लस का M2 और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास V1 हो जाएगा। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे V1 की वैल्यू निकालनी है, तो इस टर्म को नीचे ले आओ तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, ये वाली टर्म बन जाएगी देखो 2M2 U2 अपन में हो जाएगा अपने पास M1 प्लस M2, जो ये सिंगल वाली टर्म है ये मैंने पहले लिख ली, प्लस का हो जाएगा अपने पास M1 माइनस का M2 ये वाली टर्म हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस का M2 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास U1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V1। तो यहाँ से मेरे पास V1 की वैल्यू निकली है। अब इस V1 की वैल्यू के बेस पे मैं बहुत सारे रिजल्ट निकाल सकता हूँ, तो ये क्या है अपने पास एक तरीके से V1 की वैल्यू है। अब यदि जैसे ही मैंने V1 की वैल्यू निकाली है,
एज इट इज आप क्या कर सकते हो, V2 की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो देखो इसी प्रकार सिमिलरली अपन को क्या करना है, पहले मैंने V2 का मान रखा समीकरण नंबर 1 में, अब आपको क्या करना है, V1 का मान रखना है कहाँ पर, समीकरण नंबर 1 में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में यदि मैं V1 की वैल्यू रखता हूँ तो सिमिलरली मेरे पास क्या निकलेगा, V2 निकलेगा। तो उसको आपको निकालना है। तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि इसी प्रकार V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, V1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा, तो मुझे पता है कि इसी प्रकार यदि मैं वैल्यू निकालता हूँ इसी प्रकार यदि मैं क्या निकालता हूँ, वैल्यू निकालता हूँ, तो ये वाली टर्म क्या आएगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसी प्रकार से वैल्यू निकालता हूँ तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, V2 के। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 M2 है तो M2 की जगह क्या हो जाएगा अपने पास, M1 हो जाएगा, यानी ये वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएगी M1U1 अपॉन में हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का M2। ठीक है, बीच वाला जो प्लस है वो एज इट इज रहेगा, तो बीच वाला प्लस क्या रह जाएगा, एज इट इज। और यहाँ पे जो M1 माइनस M2 है तो जब भी इसमें चेंज होगा तो क्या होगा, जो M1 की जगह M2 आ जाएगा और M2 की जगह M1 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी अपने पास, M2 माइनस का क्या हो जाएगा M1 अपॉन में हो जाएगा अपने पास M1 प्लस का क्या हो जाएगा M2, और यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी U2 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के। तो यहाँ से ये वाली अपने पास क्या बन गई, टर्म बन गई। तो अपने पास V1 की भी वैल्यू आ गई, V2 की भी वैल्यू आ गई। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 4 और इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 5। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद M1 वाला सेपरेट किया, M2 वाला सेपरेट किया। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई, उसमें भी M1 को सेपरेट किया, M2 को सेपरेट किया। फिर मैंने काइनेटिक एनर्जी अपॉन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डिवाइड कर लिया, यानी अपने पास समीकरण नंबर 2 में 1 का डिवाइड कर दिया। तो अपने पास वहाँ से V1 और V2 की वैल्यू निकली, और जैसे V1 और V2 की वैल्यू निकली है तो वहाँ से मैंने क्या किया, जो V1 V2 की वैल्यू है वो वापस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली टर्म में रखी। तो M की टर्म में V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू M की टर्म में अपने पास फाइंड आउट होती है। अब मुझे इसमें क्या निकालना है, मैं इसमें अलग अलग केस लगाऊंगा। अब केस क्या क्या लगाओगे, तो देखो मेरे पास ये जो 2 इक्वेशन है, तो केस नंबर फर्स्ट लगाता हूँ मैं, क्या लगाता हूँ, केस नंबर फर्स्ट लगाता हूँ। अब इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि अपन को सारे केस लगाने हैं। तो देखो यदि मैं इसका केस लगाता हूँ तो यहाँ पे केस क्या बनेगा, यदि मैं कहता हूँ कि इसका केस बनाना है मुझे, देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ से मैं इसमें केस फर्स्ट लगाता हूँ। केस फर्स्ट क्या कहता है, केस फर्स्ट ये कहता है कि यदि मेरे पास M1 और M2 क्या हो, इक्वल हो, यदि मेरे पास क्या हो, M1 व M2 का मान समान हो, क्या हो अपने पास M1 और M2 का मान क्या हो, समान हो, यानी वैल्यू रख सकता हूँ कि M1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास M2 हो जाएगा। और यदि M1 इज इक्वल टू M2 होता है तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, V1 और V2। तो देखो यहाँ से जो V1 का रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा अपने पास, M1 M2 इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2M इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या M, तो 2M यहाँ पे हो जाएगा U2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास 2M हो जाएगा। ऐसे ही प्लस का हो जाएगा, यदि ये दोनों इक्वल है तो M1 या M माइनस का M अपॉन में क्या हो जाएगा M प्लस का M, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है अपने पास U1। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो V1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2M से 2M कैंसिल आउट, क्या बचेगा ओनली 4 U2 बचेगा, क्या बचेगा ओनली 4 U2 बचेगा। ऐसे यदि मैं क्या करता हूँ, यदि M1 M2 का मान V2 में रखता हूँ, यानी यहाँ पर यदि V2 वाली इक्वेशन में ये दोनों इक्वल हो, V2 वाली इक्वेशन में क्या हो अपने पास, केस नंबर सेकेंड, सॉरी केस नंबर सेकेंड नहीं, इसी में V2 का मान निकालना है। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे V2 का मान निकालना हो तो V2 का मान क्या कहता है, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास 2M1 U1 हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा 2M प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास M2 माइनस का M1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास M2 माइनस का M1 यानी M माइनस का M, साथ में हो जाएगा M प्लस का M, और यहाँ पे क्या हो जाएगा U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0, यानी मैं लिख सकता हूँ ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो V2 किसके इक्वल आएगा, 2M से 2M कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा अपने पास U1 के, किसके इक्वल आएगा
V2 इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास किसके इक्वल, V2 इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, U1 के। तो यहाँ से मेरे पास दो रिजल्ट निकले। यदि मैं कहता हूँ कि L निर्देश तंत्र में यदि दो कणों के द्रव्यमान समान होते हैं या दो कणों के द्रव्यमान इक्वल होते हैं, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू U2 हो जाएगा और V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, U1 वेलोसिटी कौन सी है और U2 कौन सी है, टक्कर के बाद द्वितीय कण का वेग टक्कर से पहले प्रथम कण के वेग के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मैं कहता हूँ कि जब भी L निर्देश तंत्र में दो पार्टिकल की टक्कर करवाई जाती है और यदि दोनों पार्टिकल का मास क्या होता है, समान होता है, तो यहाँ से मैं देखो इसका यदि डायग्राम बनाऊँ तो इस डायग्राम के बेस पे आप इसको कैसे समझोगे। ये मेरे पास कोई A पार्टिकल था, ये मेरे पास कोई B पार्टिकल था, टक्कर के बाद ये कोई A था और ये क्या था अपने पास B था, वेलोसिटी U1 थी, U2 थी, V1 था और V2 था। अब देखो इसमें टक्कर के बाद जो मेरे पास रिजल्ट निकलेगा कब, जब दोनों सारों के मास क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी मैं कह सकता हूँ कि इसके मास क्या हो गया, ये भी m है, ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंज आ जाएगा। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग V1 है वो U2 के इक्वल, यानी देखो V1 है वो U2 के इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला जो वेलोसिटी है वो ये और ये वेलोसिटी क्या बताएगा, इक्वल बताएगा। ऐसे अपने पास U2 देखो V1 है, सॉरी V1 है वो U2 के इक्वल, उल्टा कर दिया मैंने, V1 है वो किसके इक्वल, U2 के इक्वल। तो जो V1 है वो U2 के इक्वल ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब भी कभी दो पार्टिकल होते हैं और दोनों पार्टिकल के मास इक्वल होते हैं और दोनों पार्टिकल की सम्मुख प्रत्याश टक्कर आमने सामने टक्करवाई जाती है, तो इसमें जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो ये मिलेगा कि जो U2 का मान है वो इसके V1 के इक्वल हो जाएगा और U1 का मान किसके इक्वल हो जाएगा, V2 के। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि, क्या लिख सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग टक्कर के बाद द्वितीय कण के वेग के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, अतः स्पष्ट है कि टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग, टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग टक्कर से पूर्व प्रथम कण का वेग टक्कर के बाद द्वितीय कण के वेग के, टक्कर के बाद द्वितीय कण के वेग के बराबर हो जाता है, वेग के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है। और मैं लिख सकता हूँ कि इसका ऑपोजिट भी होगा कि टक्कर तथा टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग क्या है अपने पास, टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग, टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग, टक्कर से पूर्व द्वितीय कण का वेग टक्कर के बाद प्रथम कण के वेग के, प्रथम कण के वेग के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से मेरे पास ये रिजल्ट निकलेगा कि जब भी मैं एल निर्देश तंत्र में दो पार्टिकल की टक्कर करवाता हूँ तो दो पार्टिकल की टक्कर में क्या हो जाएगा अपने पास कि यदि मेरे पास जो u1 वेलोसिटी है वो v2 के इक्वल हो जाएगी और u2 है वो v1 के इक्वल हो जाएगी। कब, जब दोनों पार्टिकल के मास क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एक केस तो अपन ने ये लगाया। सेकेंड केस अपन लगाते हैं क्या, तो सेकेंड केस अपन मान सकते हैं कि यदि मेरे पास क्या हो, इसमें केस यही मानना है कि सेकेंड कण को यदि मैं रेस्ट में मान लूँ, क्या मान लूँ, सेकेंड कण को यदि मैं क्या मान लूँ, रेस्ट में मान लूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा केस नंबर सेकेंड। तो इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर लेता हूँ। केस नंबर सेकेंड क्या करना है अपन को, केस सेकेंड ये कहता है
यदि द्वितीय कण क्या हो, यदि m2 द्रव्यमान का जो द्वितीय कण है, यदि m2 द्रव्यमान का द्वितीय कण स्थिर अवस्था में हो, क्या हो अपने पास, स्थिर अवस्था में हो, यदि m2 द्रव्यमान का द्वितीय कण स्थिर अवस्था में हो तो यानी क्या हो जाएगा अपने पास, जो a पार्टिकल था वो एज इट इज, b पार्टिकल था जो m2 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास a हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास b हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसमें सारे केस निकाल सकता हूँ। इसमें क्या माना है कि ये स्थिर अवस्था में है, यानी u2 का मान कितना है, 0 है, इसकी वेलोसिटी u1 है और ये क्या है, u1 है और u2 है। अब मैं कहता हूँ कि यदि ये पार्टिकल, आप ही इमेजिन करो, आपने भी ऐसे टक्कर बहुत सारी देखी होगी, की होगी, यहाँ पे यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में होता है, मान लिया कि यहाँ पे एक पार्टिकल क्या था, रेस्ट में था, इस पार्टिकल को यदि मैं इस तरीके से टक्कर करवाता हूँ और इसका मास क्या है, ज़्यादा है, तो ये वाला मास क्या करेगा, इसके टक्कर करेगा, तो ये हल्का वाला जो मास रेस्ट में था वो भी क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, यानी उसको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो टक्कर के बाद उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि यदि u2 का मान क्या है अपने पास, 0 है, तो यहाँ से अपने पास जो भी रिजल्ट आया था उसके बेस पे मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं, v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो v1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, मुझे वो देखना है। तो देखो यहाँ पे जो v2 और v1 था, क्या था अपने पास, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये तो मैंने ये वाली जो वैल्यू थी 2m1, इसका जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देता हूँ। क्या था अपने पास, ये फॉर्मूला था अपने पास v1 इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी अपने पास क्या, 2m1 m2 अपॉन में था अपने पास m1 प्लस का m2 और प्लस का क्या था अपने पास m1 माइनस का m2 और अपॉन में था अपने पास m1 प्लस का m2 और साथ में क्या था अपने पास u2, साथ में क्या था अपने पास u1, ये था। तो ये वाली वैल्यू थी अपने पास क्या, 2m1 m2 प्लस m1 माइनस का m2 और m प्लस m और साथ में u1। ऐसे जो मेरे पास सेकंड था वो इसका क्या था, ऑपोजिट था, यानी इसका ऑपोजिट का मतलब क्या कि ये क्या था अपने पास v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, v2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास क्या 2, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या m1 m2 और साथ में सॉरी ये m1 m2 नहीं था, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज थी। देखो इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो यहाँ पे जो वैल्यू थी, मैं केस नंबर सेकंड यहीं पे लगा लेता हूँ इसके साइड में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये वाली वैल्यू थी, तो यहाँ पे v1 और v2 दिख रहा था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं केस नंबर सेकंड यहाँ पे लगा देता हूँ। केस नंबर सेकंड कौन सा, यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने केस नंबर सेकंड क्या माना, केस सेकंड ये माना कि यदि कोई पार्टिकल A था और प्लस में कोई B पार्टिकल था और B क्या था, रेस्ट में था, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास A भी हो जाएगा, यानी ये वेलोसिटी u1 है, u2 का मान 0 है, ये v1 है और ये क्या अपने पास v2 है। तो यदि मैं यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू निकालता हूँ, तो देखो v1 और v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा अपने पास v1 की वैल्यू है 2m2, साथ में क्या था अपने पास u2 था, अपॉन में क्या था m1 प्लस का m2 था। ऐसे अपने पास प्लस हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू थी m1 माइनस का क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा, साथ में जो वैल्यू थी वो क्या थी अपने पास u1 अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस का m2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे अपने पास ये किसके इक्वल है, v1 के। अब देखो यहाँ पे u2 का मान 0 हो गया, यानी ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई। तो अपने पास v1 क्या रहेगा, तो v1 रहेगा m1 माइनस का m2 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2 और इसके वेलोसिटी में क्या आ जाएगा u1, यानी ये वाली टर्म रहेगी। एज इट इज यदि मैं v2 की बात करता हूँ, तो v2 का जो फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास, v2 की वैल्यू थी 2m1 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का क्या हो जाएगा m2 प्लस का हो जाएगा अपने पास m1 माइनस का, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, देखो यहाँ पे u1 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 माइनस का m1 और अपॉन में हो जाएगा m1 प्लस का m2
और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा अपने पास u2 हो जाएगा। अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू रखनी है तो u2 का मान 0 करना है, यानी ये वाली टर्म 0, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m1 u1 अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास m1 प्लस का m2, यानी v1 और v2 दोनों ही वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी, निकाल दी। तो v1 की वैल्यू तो अपने पास आ रही है m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 u1, v2 की वैल्यू आ रही है 2m1 u1 अपॉन में क्या आ रहा है अपने पास m1 प्लस m2। तो एक तो हो जाएगा अपने पास v1 का मान और दूसरा हो जाएगा अपने पास क्या v2 का मान। अब यदि मैं कहता हूँ, यदि मैं इसी के अंदर केस लगा लेता हूँ कि इसी केस में यदि दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो यहाँ पे मैंने माना है कि केस नंबर सेकंड में सेकंड पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए और इसके अंदर ही दोनों पार्टिकल का मास समान हो जाए, क्या हो जाए, इसके अंदर ही दोनों पार्टिकल का मास क्या हो जाए, समान हो जाए। तो केस नंबर थर्ड, ये आपका केस नंबर सेकंड है, आप नोट्स में एज इट इज जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे लिखते रहना। ऐसे यदि मैं केस नंबर थर्ड की बात करता हूँ तो केस नंबर थर्ड में क्या आ जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा अपने पास कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो, यदि दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हो अपने पास, समान हो, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान समान होते हैं तो v1 की वैल्यू कितनी, तो देखो v1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मुझे पता है कि यहाँ पे m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अपने पास v1 जो आ रहा था वो ये आ रहा था, यानी इसमें मैं m माइनस m करूँगा तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0, क्या बन जाएगी 0। ऐसे यदि मैं v2 की वैल्यू निकालूं तो v2 का मान क्या बन जाएगा अपने पास, तो v2 का मान बन जाएगा, देखो यहाँ पे 2m अपॉन में m, यानी 2m से 2m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, u1 के इक्वल आ जाएगी। यानी इसका क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे जब भी मैं कहता हूँ कि a पार्टिकल की b पार्टिकल के साथ टक्कर होती है, टक्कर किसके साथ हो रही है, b पार्टिकल के साथ, तो टक्कर के बाद क्या रिएक्शन होता है, ये अपने पास u1 था, ये u2 इज इक्वल टू कितना था, 0 था, यानी ये तो क्या था अपने पास, जो सेकेंड पार्टिकल था वो किस में था, रेस्ट में था। यदि मैं कहता हूँ कि ये वाला पार्टिकल रेस्ट में है, बी वाला पार्टिकल किस में है, रेस्ट में है, तो ए वाला पार्टिकल यदि बी के साथ टक्कर करता है तो टक्कर के बाद मुझे क्या चेंज मिलता है, तो टक्कर के बाद कहता है कि प्रथम कण रेस्ट में आ जाता है और द्वितीय कण u1 वेग से गति करता है। यानी प्रथम कण क्या आ गया अपने पास, जो ये वाला था ये तो किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, क्योंकि v1 का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और आगे मैं कहता हूँ कि जिसकी वेलोसिटी u1 थी वो u1 वेलोसिटी इसने इसको क्या कर दी, ट्रांसफ़र कर दी, और जो रेस्ट में था वो इस वेलोसिटी से मूव करने लग गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो b वाला पार्टिकल था वो क्या करेगा, मूव करेगा कौन सी वेलोसिटी से, v2 इज इक्वल टू u1 की वेलोसिटी से। तो इसका इफेक्ट ये रहेगा कि जब भी मैंने माना कि एक पार्टिकल था वो दूसरे पार्टिकल के साथ रेस्ट अवस्था में टक्कर करता है, टक्कर करने के बाद क्या करेगा, वो टक्कर करता है तो जो अपने पास बी है, जो ए वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा, यानी ये तो किस में माना जाएगा, रेस्ट में माना जाएगा। और ये वाली जो इसकी एनर्जी थी, इसके पास u1 एनर्जी थी, वो एनर्जी इसने किसको ट्रांसफ़र कर दी, बी को ट्रांसफ़र कर दी, यानी बी वाला तो आगे गति कर गया। तो ऐसी टक्कर आपने देखी होगी, एक पार्टिकल ऐसे दूसरे से टक्कर करता है तो ये वाला पार्टिकल तो रेस्ट में आया, जो पार्टिकल या जो बॉडी या जो सिस्टम चल के आया था वो तो रेस्ट में आ गया और ये मूव करने लग गया। तो आपने कई बार कंचे खेले होंगे, कई बार क्या खेले होंगे, कंचे खेले होंगे। कंचे खेलने में आपने देखा होगा कि अपने पास कोई भी एक कंचा होता है, उसको यदि मैं इस तरीके से मारता हूँ तो एक रेस्ट में था एक रेस्ट में था, दूसरा यदि उसके साथ टक्कर करता है तो टक्कर करने के बाद ये तो रेस्ट में आ जाता है और वो उससे आगे बढ़ जाता है। तो सेम एज इट इज वो ही एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ने काम में लिया है, ठीक है। तो ये था अपने पास क्या, केस नंबर थर्ड। तो यहाँ पर अपन ने बात की है किसने निर्देश तंत्र की, एल निर्देश तंत्र की। तो एल निर्देश तंत्र में जो भी पार्टिकल थे तो उसमें अपन ने 3 केस देखे। तो सबसे फर्स्ट तो अपन ने देखा कि एल निर्देश तंत्र में टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद जो एज्यूम किया था जिसकी वेलोसिटी u1 u2, टक्कर के बाद v1 v2, वहाँ से मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के बाद कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाई। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाले इक्वेशन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली टर्म का क्या किया, डिवाइड किया। तो वहाँ से मेरे पास v1 और v2 की वैल्यू निकली। v1 और v2 की वैल्यू समीकरण नंबर 1 यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली टर्म में मैंने रखी। तो वहाँ से मेरे पास फाइनल v1 की वैल्यू m की टर्म में और v2 की वैल्यू m की टर्म में आई। फिर अपन ने केस नंबर फर्स्ट लिया। केस नंबर फर्स्ट में ये माना
कि यदि दोनों कणों के द्रव्यमान क्या हो, समान हो, दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पे मैंने लिखा कि दोनों कणों के द्रव्यमान समान हो, उसके बेस पे उसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, ए वाली बी के पास जाती है और बी वाली ए के पास जाती है। केस नंबर सेकंड लिया था कि अपन ने पास ये वाला जो रेस्ट में था, तो रेस्ट में था तो इसके बेस पे v1 v2 ये मिलता है, और इसमें भी मैंने मान लिया कि यदि ये रेस्ट में होता है तो ये v1 और v2 मिलेगा, और यदि दोनों कणों के द्रव्यमान यदि समान हो जाते हैं तो प्रथम कण द्वितीय कण को एनर्जी या उसकी वेलोसिटी को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये अपन ने केस पढ़े। अब इससे आगे वाली क्लास में इसमें 2-3 केस और है, वो भी अपन स्टडी करेंगे। फिर अपन सी निर्देश तंत्र और एल निर्देश तंत्र में जो भी रिजल्ट निकाले हैं वो मैं आपको एज इट इज एक्सपेरिमेंट बेस पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।